नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री हवाई। तो चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं सीतापुर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। दो चीज मुफ्त देगा, ऐसे ही राजनीति में आजकल खेल चल रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा मुझे जवाब देना दोस्तों। आपके पास घर है, शानदार बंगलो है, गाड़ी है, उद्योग है, व्यापार है, खेत है, खलिहान है, सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान नहीं है। लेकिन आपका जवान बेटा या आपकी जवान बेटी घर से बाहर गई है और शाम को उसका डेड बॉडी घर आ जाए तो ये बंगलों के काम का, ये पैसे मिलकर किस काम की? आपको चाहिए सुरक्षा। सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? सुरक्षित जीवन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जब कानून का राज नहीं होता तो सबसे ज्यादा पीसना मेरे गरीब को ही पड़ता है। असुरक्षा की जिंदगी जीनी पड़ती है। माफियाओं के राज में गरीब की सुनवाई नहीं होती। उत्तर प्रदेश में पहले जो गौर परिवारवादियों की सरकार रही, उन्होंने यूपी का यही हाल बना रखा था। हमारे दुकानदार, व्यापारी, कारोबारी कभी नहीं भूल सकते कि कैसे पहले की सरकार के समय गुंडागर्दी चरम पर थी। हर एक दुकानदार स्थानीय गुंडों की घुड़की और धमकी सुनने के लिए मजबूर रहता था। कारोबार के सिलसिले में शहर के दुकानदारों को गांव आना, गांव के दुकानदारों का शहर जाना लगा ही रहता था। लेकिन पहले आए दिन व्यापारियों से, दुकानदारों से। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे सीतापुर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और जनता को संबोधित कर रहे हैं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो संत श्री गुरु रविदास की 645वीं जयंती आज मनाई जा रही है। तो वहीं वाराणसी में उनके जन्मस्थली पर सियासी दिग्गजों का जमावड़ा लगा है। राहुल और प्रियंका गांधी भी सीर गोवर्धनपुर स्थित रविदास मंदिर पहुंचे। दोनों ने सबसे पहले मंदिर में मत्था टेका। दोनों नेताओं ने लंगर भी छका। राहुल और प्रियंका गांधी ने लंगर का प्रसाद ग्रहण करने के बाद वहां सेवा भी की। पंगत को प्रसाद यहां पर बांटते नजर आए। इससे पहले सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी संत की जन्मस्थली पर पहुंचकर हाजिरी लगाई। तो ये तीन तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी यहां पर पहुंचे हुए थे, योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, राहुल और प्रियंका गांधी यहां पर सेवा करते हुए भी नजर आए। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हमीरपुर जिले के राठ में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दिया है। जनपद में वे गरीबों को मुफ्त भोजन दे रहे हैं। वहीं 17,000 गरीबों को आवास दिया है। साथ ही डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि किसानों के खातों में 12,000 पहुंच रहे हैं। विपक्ष तमंचा फैक्ट्री लगाना चाहता है, लेकिन अब गरीबों को मुफ्त में वैक्सीन मिल रही है। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार में जिले में हर घर जल योजना में 11,682 घरों में कनेक्शन दिए गए। वहीं उन्होंने जनता से कहा कि विकास चाहिए तो बीजेपी को जिताइए। कहने के लिए मैं तो आपसे एक अपील करने के लिए आया हूं। मुझे एक बात बताइए, कोरोना कालखंड में ये सपा बसपा कांग्रेस के नेता कहीं थे? कहीं दिखाई दे रहे थे? ये परिवारवादी, वंशवादी, बहुरूपिया ब्रांड जो समाजवाद का आया है, परिवारवाद का, वंशवाद का, माफियावाद का,
तमंचावाद का क्या ये लोग भी कहीं थे? कहीं आता पता लग रहा था इनका? लेकिन कोरोना कालखंड में भी डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही थी ना। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार। जब मौका मिला था तब तो सब गरीबों का हजम कर गए थे। आज देंगे कहां से? आज तो जनता इस लायक ही नहीं छोड़ रही कि वे दे सके। आज कहते हैं कानून अच्छा करेंगे। अरे अच्छा तो हम कर ही चुके हैं। आप सोचिए, आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान किसी अच्छे कार्य में सराहना करते हुए देखा है क्या कभी? वैसे समाजवादी पार्टी से अच्छे की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। उनकी संवेदना किसानों के प्रति नहीं, नौजवानों के प्रति नहीं, बेटियों की सुरक्षा के प्रति नहीं। उनकी संवेदना तब होती है भाइयों बहनों, तब जागती है जब माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है। तब कहते हैं नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और भारतीय जनता पार्टी विकास कराएगी। हमने तो जो कहा वो करके दिखाया है। आखिर मुझे बताइए कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस, सपा, बसपा कोई कराएगा क्या? कौन करा रहा है? ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार ही करा पाएगी। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कौन करा रहा है? और विंध्यवासिनी धाम का और चित्रकूट के सुंदरीकरण का, यह भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार करा रही है। इधर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर मंगलवार की देर रात हुए हमले को लेकर बीजेपी ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। पार्टी इसकी शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंची। यूपी चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की अगुवाई में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधिमंडल लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय से पैदल ही चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा। वहां अनुराग ने चुनाव आयोग के अधिकारी को बीजेपी की ओर से इस मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल में ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। गौरतलब है कि बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ मैदान में उतारा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कल देर रात करहल थाना क्षेत्र के ग्राम अतिकुल्लापुर गांव में खेतों से निकले कुछ लोगों ने पथराव किया है और फायरिंग की है। पथराव में केंद्रीय मंत्री की कार समेत कई अन्य कारों के शीशे टूट गए। बघेल ने इस मामले की शिकायत करहल थाने में दर्ज कराई है और इस पर अब राजनीति भी हो रही है। अभी तक हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़ रहे थे। कल केशव मौर्य डिप्टी सीएम साहब आए और कल अमित शाह जी कोसमा में 11 बजे आ रहे हैं और परसों 10 बजे इसी घरोड़ में माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। तो हमारे पक्ष में डिप्टी सीएम साहब आए हैं, सीएम साहब आ रहे हैं और गृह मंत्री जी आ रहे हैं। और आपने एक और देखा होगा कि करहल में श्री अनिल जैन साहब जो राज्यसभा के सांसद हैं, जैन समाज की एक छोटी सी इंडोर मीटिंग कर रहे थे। उनके बाहर नारेबाजी हुई और वो हुई। ऐसा थोड़े होता है कि कोई बैठक कर रहे तो उसी के गेट पर जाकर के, कार्यालय के गेट पर जाकर के, प्रत्याशियों के काफिले पर जाकर के अटैक कर रहे। उसकी भी संजीव यादव जो करहल के उनकी पत्नी नगर पंचायत की अध्यक्ष, वो भी अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने ये भी एफआईआर की है, 2 एफआईआर उन्होंने करहल में की है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे चुनाव आयोग के दफ्तर और मैनपुरी के करहल में बीजेपी प्रत्याशी एसपी बघेल पर हमले जो हुए थे उसे लेकर उन्होंने शिकायत की है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। शिकायत के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के मतदान के बाद सपा की बौखलाहट देखने को मिल रही है। जनता ने जिस तरह कमल का बटन दबाया उससे अखिलेश के पसीने छूट रहे हैं। महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद गीता शाक्य पर हमला हुआ। एसपी सिंह बघेल पर सपा के गुंडों ने हमला किया। मैनपुरी जिले की जिस करहल सीट पर एसपी सिंह बघेल पर पत्थर और डंडे चलाए गए, इन सपा के गुंडों पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे। तमाम बातें कहते हुए नजर आए अनुराग ठाकुर। पहला चरण और दूसरे चरण के मतदान के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं की जो बौखलाहट और घबराहट सीधे तौर पर देखने को मिल रही है।
पहले और दूसरे चरण में कमल का बटन दबाकर जिस तरह से जनता ने समर्थन किया है, वो अपने आप में अखिलेश जी का पसीना छूट रहा है। एक तरफ अखिलेश जी का पसीना निकल रहा है, दूसरी ओर उनके कार्यकर्ता और उनके गुंडे चुनावों में हिंसा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 14 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा की सांसद तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। पीयूष गोयल ने कहा है कि जिस तरह 2017 के पहले माफिया राज चलता था, अब फिर एक बार सपा ने अपनी असलियत दिखाई है। अखिलेश यादव बौखला गए हैं, जिससे एसपी सिंह बघेल पर हमला करवाया है। हमारे किसान, हमारे अलग अलग समाज के लोगों के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा था, वो समाजवादी पार्टी की निशानी रही। अंग्रेजी में देखें तो उनका कॉलिंग कार्ड रहता। और आज फिर एक बार उन्होंने अपनी असलियत दिखाई। मुझे लगता है अखिलेश यादव जी इतना बौखला गए हैं जब एसपी सिंह बघेल जी उनके सामने खड़े होने गए कि आज उनके ऊपर भी अटैक किया गया। तो एक तरफ केंद्रीय मंत्री पहुंचे अनुराग ठाकुर शिकायत करने के लिए, दूसरी तरफ मंत्री पीयूष गोयल यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। एसपी सिंह बघेल ने यह भी बताया कि उनके साथ क्या कुछ वाकया हुआ। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। एक तरह से चुनाव अभी चल रहे हैं, इस बीच अगर हमला होता है एसपी सिंह बघेल पर, जो हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई, फायरिंग हुई है, लाठी डंडों से वार किया गया है, तो सियासी हलचल है। तो क्या इसे हम ये समझे कि बीजेपी कहीं पर सिंपैथी बटोरना चाहती है इन सब वाक्यों के हिसाब से, क्योंकि सपा का पैतृक इसे हिस्सा कहा जा सकता है, अखिलेश यादव जिनका संबंध इस इलाके से काफी गहरा है। जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीट है ये उत्तर प्रदेश की तीसरे चरण की, क्योंकि अखिलेश यादव जो सीएम फेस हैं वो करहल सीट पर दावेदारी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एसपी सिंह बघेल जिनका रक्षा और सुरक्षा से पुराना नाता है। पूर्व मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के ये सुरक्षा में रहे, तो उसमें दरोगा के तौर पर उनकी सुरक्षा में तैनात रहे। आज मैनपुरी से पुराना रिश्ता होने के नाते इनको मैदान में उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री को अखिलेश यादव के सामने मैदान में उतारा। अब उनकी सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, जो खुद किसी की दूसरे की सुरक्षा में तैनात रहे हैं, आज उनकी सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं कि उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, जबकि केंद्र से उनको सुरक्षा मिली हुई है, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री होने के नाते, और इसके अलावा मैनपुरी एक इंपॉर्टेंट सीट है, एक गहरा रिश्ता है। वहां पर भी माना जा रहा था कि यादव लैंड में जब ये चुनाव लड़ने जाएंगे तो विरोध झेलना पड़ेगा। ऐसे में रक्षा और सुरक्षा के ऊपर जरूर सवाल खड़े होंगे। दूसरी बात है कि अगर आप इससे हटकर भी देखें तो इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी पर भी गोली चली, उन पर भी हमला हुआ, तो कई ऐसे मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। अभी शाहजहांपुर में तिलहर सीट पर तो फिर बने रहेगा हमारे साथ। और इसी बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बांदा से मुख्तार अंसारी को जमानत मिल गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिली है, 1 लाख के मुचलके पर यह जमानत मिली है, जेल से फौरन रिहा करने के आदेश हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी जिन्हें जमानत मिल गई है, 1 लाख के मुचलके पर यह जमानत मिली है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो मुख्तार अंसारी नकवी जिन्हें जमानत मिल गई है, आपको बता दें कि एक तरह से देखा जाए तो सुरक्षित सीट से अपने बेटे को उतारा इन्होंने। बांदा से ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं, यूपी विधानसभा चुनाव। और दूसरी तरफ ये बड़ी और अहम खबर, मुख्तार अंसारी नकवी जिन्हें जमानत मिल गई है और 1 लाख के मुचलके पर ये जमानत मिली है। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहा है, ये बड़ी खबर भी हम आपको बता दें। और इसी बीच मुख्तार अंसारी जिन्हें यहां पर जमानत मिली है, तो मुख्तार अंसारी आपको बता दें उनकी जगह पर इस बार बेटे अब्बास अंसारी चुनावी मैदान में हैं। मऊ सदर विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहे मुख्तार ने इस बार चुनाव न लड़ने का फैसला किया, अपने बेटे को सीट से उतारा है।
तौकीर किदवई लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तौकीर, इस मामले पर भी आपसे जानकारी चाहेंगे। मुख्तार नकवी जिन्हें जमानत मिल गई है, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, अपडेट आपके पास। जी बिल्कुल, पूरी तरह से 5 साल जो सरकार चली भारतीय जनता पार्टी के, उसमें मुख्तार अंसारी एक बड़ा चेहरा थे, उनको लेकर कार्रवाई हुई, बुलडोजर चले। जो मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि ऐसे माफियाओं पर हम लगातार कार्रवाई करेंगे। उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी उनको जब्त किया गया। इसमें एक अतीक अहमद का भी नाम था, लेकिन मुख्तार अंसारी को आज 1 लाख के मुचलके के पर बेल मिली है और ये भी माना जा रहा है कि वो जल्द जेल से रिहा भी होंगे। और चुनाव अभी 7वें फेज में पूर्वांचल में होना है, तो पूर्वांचल की राजनीति जरूर गरमाने वाली है, क्योंकि बेटा जो है वो अपने पिता की पैतृक जो सीट है, मऊ की सदर सीट, वहां से पर्चा दाखिल कर चुके हैं। सुहेल देव राजभर यानी कि ओम प्रकाश राजभर के साथ चुनावी मैदान में नजर आएंगे। लेकिन अगर मुख्तार अंसारी जेल से रिहा होते हैं तो माना जा रहा है कि वो भी पूर्वांचल की ही किसी सीट से फिर दावेदारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी 2 दिन का समय बाकी है नामांकन में। और गाजीपुर से उनके जो भाई हैं अफजाल अंसारी, वो सांसद हैं, तो जाहिर तौर पर वो गाजीपुर की किसी एक विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में नजर भी आ सकते हैं। लेकिन देखना होगा, क्योंकि राजनीति में लगातार समीकरण बदल रहे हैं। अभी मुख्तार अंसारी के बाहर आने के बाद किस तरह के नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे पूर्वांचल में, क्योंकि पूर्वांचल के कई बड़े नेता जो है वो पहले ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, तो फिर बने रहेगा हमारे साथ सहयोगी पूजा भी फोन लाइन पर जुड़ी है। मेरी सहयोगी पूजा, एक तरह से देखा जाए तो 8 लाइसेंसी हथियार, करोड़ों की प्रॉपर्टी, कई तरह के मामले दर्ज है। पूर्वांचल की राजनीति गरमाने वाली है। अब जेल से रिहा हो रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अंसारी जो है वो रिहा हो चुके हैं और फौरन रिहा करने के आदेश हैं। गैंगस्टर एक्ट समेत तमाम तरह की हत्या और कई तरह के आरोप दर्ज है राशि इनके ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 लाख के निजी मसूलके पे इनको रिहा कर दिया गया है, फौरन रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। एक दिन पहले मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने नामांकन मऊ सदर सीट से किया है, टिकट दिया है सुभाषपा ने। राजभर बार बार कह चुके हैं कि वो जो है वो मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर की तरीके से नहीं देखते हैं। अपने क्षेत्र में खनन समेत तमाम तरह के उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि वोट पर उनका होल्ड है और जिसका वोट पर होल्ड होता है उसको मौका देना चाहिए। तो हमने कोई गलती नहीं करी है मुख्तार अंसारी को मौका दे करके। मुख्तार अंसारी के बेटे, फिर से मैं ये चीज रिपीट कर रही हूँ, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने नामांकन 1 दिन पहले मऊ सदर सीट से किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मऊ की सड़कों पर अब मुख्तार अंसारी प्रचार प्रसार करते हुए अपने बेटे के लिए नजर आ जाए। और दूसरी बात ये भी है कि अब निकलने के बाद 7वें चरण में हो सकता है कि उनको मौका दिया जाए, क्योंकि पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का होल्ड बहुत तगड़ा है। इसको हम शायद पूजा बाहुबली कहा जाता है अंसारी को, और दूसरी तरफ अब्बास अंसारी का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है। करोड़ों की प्रॉपर्टी, बहुत सारे हथियार अब्बास अंसारी के हिस्से में भी है। तो कहीं ना कहीं बाप बेटे की जोड़ी अब क्या कमाल दिखाएगी, देखने वाली बात रहेगी पूजा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी, और अब किस तरीके से सत्ता के समीकरण चेंज होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि आज देखिए जिस तरीके से चुनाव आयोग के दरवाजे पर अनुराग ठाकुर पहुंचे, तमाम तरह की शिकायतें हो रही हैं और लगातार जमानतें मिल रही हैं। ये जमानतें अब किस तरीके का सियासी समीकरण तब्दील करेंगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूर्वांचल हमेशा से ही बीजेपी के लिए सत्ता की कुंजी रहा है। और समाजवादी पार्टी को भी इस बार सुभाषपा से गठबंधन के बाद पूर्वांचल से काफी उम्मीदें हैं। जब क्योंकि हम 2017 के जो रिजल्ट रहे हैं उस पर जब हम नजर डालते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि सुभाषपा ने काफी ज्यादा सीटें निकाली थी। सुभाषपा का होल्ड अच्छा रहा था। सुभाषपा 2017 में बीजेपी के साथ रही थी, लेकिन इस बार समीकरण तब्दील हो चुके हैं। सुभाषपा सपा के साथ में सत्ता की तरफ आगे बढ़ रही है। क्या इसका फायदा समाजवादी पार्टी को होगा? क्या उन वोटों को सुभाषपा समाजवादी पार्टी के पाले में ला पाएगी? ये तमाम तरह की बातें होंगी जो देखने लायक होने वाली। चलिए, लेकिन पूजा ये भी देखने वाली बात है कि 1996 से लगातार अंसारी जीतते आए हैं चुनाव। पिछले बार वो चुनाव हार गए थे। इस बार क्या नजर आ रहा है? अगर उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिया है, बेटे ने नामांकन भरा है, बेटे ने उनके नामांकन भरा है, अब्बास अंसारी नाम है उनका। और दूसरी बात ये कि देखिए, जिस दौरान अब्बास अंसारी ने नामांकन किया अपने पिता का नाम लिया था, और जितने बैनर पोस्टर पर जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें अब्बास अंसारी से ज्यादा मुख्तार अंसारी का नाम नजर आता है। यानी कि मुख्तार अंसारी के नाम पर अभी भी सिंपैथी वोट गेन करने की पूरी कोशिश है समाजवादी पार्टी की, और इसको डिनाई वो नहीं करना चाहते हैं कि हम कहीं बैक फुट पर मुख्तार अंसारी का नाम लेकर के रख करके चले। हालांकि बीजेपी ने बार बार निशाना साधा है समाजवादी पार्टी के ऊपर मुख्तार अंसारी का नाम लेकर के कि उन्होंने
गैंगस्टर को मौका दिया, गैंगस्टर को वो टिकट दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी या फिर सुभाषपा मुख्तार अंसारी का नाम पीछे रखने को तैयार नहीं है। आज मुख्तार अंसारी अब जेल से रिहा भी हो जाएंगे। अब से कुछ ही देर के बाद हो सकता है कि जब हमारी और आपकी बात खत्म हो जाए उस बातचीत के दौरान तक मुख्तार अंसारी जेल से बाहर हो। हत्या समेत कई सारे मामले दर्ज हैं। दोबारा से इस बात को रिपीट कर रही हूँ मैं, 2011 से उत्तर प्रदेश बांदा जेल में मुख्तार अंसारी, माफ कीजिएगा, पंजाब जेल में बंद थे और अभी रिसेंटली उनको बांदा जेल लाया गया है और अब उनको 1 लाख की निजी मुचलकी पर रिहा कर दिया गया है फिलहाल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आउटपुट हेड पूजा मोहन पांडे हमारे साथ जुड़ी थी, जिसमें उनका कहना है कि अब अंसारी बाहर आ गए हैं जेल से, तो कहीं ना कहीं समीकरण में बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि अब्बास जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं 2017 में, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब उनके जो पिता हैं मुख्तार अंसारी, जो जेल से बाहर हुए हैं, जमानत पर रिहा हुए हैं, और ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और चुनाव का वक्त है, चुनाव प्रचार चल रहा है, इस बीच इसे बड़ी खबर कहा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा से जुड़ी ये बड़ी खबर, जेल से फौरन रिहा करने के आदेश दे दिए गए हैं मुख्तार अंसारी को। तो मुख्तार अंसारी को जमानत मिल गई है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तौकीर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तौकीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो 1996 से यहां से लगातार जीत रहे वर्तमान विधायक और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी इस बार सियासी मैदान में नहीं उतरे हैं। मुख्तार ने अपनी सियासी रियासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा अपने बड़े बेटे अब्बास अंसारी को दिया है। इस बार अब्बास अंसारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर मऊ सदर सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं और पिता को जमानत मिल गई है। काशीपुर के भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा ने काशीपुर में बीजेपी के भीतर गद्दार नेताओं के होने की बात कहकर तूफानी सियासी तूफान ला दिया है। बीजेपी में अंतरकलह की स्थिति नजर आ रही है। काशीपुर में रामनगर रोड स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जहां पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं तथा सहयोगियों के साथ साथ काशीपुर शहर के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है, लेकिन कुछ लोगों को गद्दार भी कहा है। पार्टी के गद्दारों ने पार्टी का विरोध किया है। उन्होंने अपना पार्टी के प्रति जो उनका धर्म था वो नहीं निभाया, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा है, पार्टी के नाम को नुकसान पहुंचा है। और इससे मैं ये समझता हूं कि पार्टी को उनके नामों का उनका सब पता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। अजीत कंबोज संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, एक तरह से देखा जाए तो इससे पहले भी हमने बात की थी कि अभी तो परिणाम आए नहीं है, लेकिन उससे पहले बगावत के सुर जो हैं वो बीजेपी में नजर आ रहे हैं। क्या हम ये मानकर चले कि बीजेपी में दो फाड़ की स्थिति है? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड भाजपा की बात की जाए तो सीधे तौर पर मतदान के बाद से ही यहाँ पर बगावत और सीधे तौर पर भीतरघात की बात यहाँ पर सामने आ रही है। और लगभग 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जो क्लियर कट सामने आ चुकी हैं, जिसमें भाजपा के ही प्रत्याशियों ने अपने ही संगठन पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। और लक्सर विधानसभा सीट से तो संजय गुप्ता जो भाजपा प्रत्याशी थे, उन्होंने मुखर होकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर ही कई तरह के आरोप लगाते हुए उनकी संपत्ति की जांच तक की मांग कर डाली है। अब एक बड़ी अपडेट इसमें यह निकल कर आ रही है कि भाजपा का जो राष्ट्रीय कमान है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो सक्रिय हो चुका है और संगठन महामंत्री से उन्होंने रिपोर्ट तलब की है और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा उत्तराखंड के जो मदन कौशिक है उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा है। तो साफ है कि चुनाव से पहले इस तरह की बात आना कहीं ना कहीं ये दिक्कत में डाल सकता है। चुनावी परिणाम अभी आने बाकी हैं, 10 मार्च को उत्तराखंड में मतगणना होनी है, तो उससे पहले इस तरह की लड़ाई अगर खुलकर सामने आती है तो कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड भाजपा के लिए दिक्कतें पैदा कर सकती है। वाकई, और इस पर भी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।